इंटरनेट सुस्त है लेकिन डिजिटल कानून साजी जो है वो बहुत चुस्त है। कल हमने देखा कि पार्लियामान में एक यकायक एक बिल सामने आया जिसके तहत हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को एक डिजिटल नेशन बनाना चाहती है। आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह हम देखते आए हैं जब से ये गवर्नमेंट आई है, जो भी कानून साजी होती है वो यकायक सामने आती है और कोशिश होती है कि उसे तेज़ी से आनन फानन जो है पास कर दिया जाए। लोगों में, मीडिया में उस पर बहस भी नहीं हो पाती, लोगों को पता भी नहीं होता, ख़ुद पार्लियामेंटेरियंस को पता नहीं होता कि हम किस चीज़ को देख रहे हैं और हम क्या पास कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज हम ये जो नया मुजवज़ा कानून है इस पर बात कर लें और इसको समझें। इस पर बात करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यूएन का ज़रा एक होता है ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स, जो हमारे जो 193 नेशंस हैं दुनिया के, उसको रैंक करता है कि हर मुल्क में डिजिटाइजेशन कितनी हुई है, उनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे क्वालिटी कैसी है, स्कोप कैसा है ऑनलाइन सर्विसेज का, ह्यूमन कैपेसिटी कैसी है। तो इस साल जो सितंबर में सर्वे सामने आया उसमें आउट ऑफ 193 पाकिस्तान का नंबर 189। ओके, इतना भी बुरा नहीं है, इतने भी गए गुजरे नहीं है, थोड़े से बेहतर है, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। 136, चलो तो इतना भी अच्छा भी नहीं है, लेकिन काफ़ी नीचे है। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से बेहतर, एक्सपेक्टेशन आपकी जो है उससे बेहतर है। तो जो टॉप पे ममालिक हैं उनमें आए डेनमार्क, एस्टोनिया, सिंगापुर, और जिन ममालिक ने बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दिखाई है हालिया बरसों में, उसमें साउथ कोरिया, आइसलैंड, सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, कोई सरप्राइज़ नहीं, ठीक है ना। अच्छा, हम बहुत नीचे हैं क्योंकि आपने सुना होगा कि हम एक्चुअली 10-15 साल से बात कर रहे हैं ई गवर्नेंस की, कि हमारे यहाँ सरकारी डिपार्टमेंट्स में हम देखते हैं अभी तक वही फाइलों का निज़ाम है, पेपरलेस बंद कर, हाँ, पेपरलेस ऑफिस की बात हुई थी लेकिन आज भी आप जाएं हमारे सिंध गवर्नमेंट में तो वो तौलिया रख के ब्यूरोक्रेट बैठा होता है, वो फाइलें यूं करके फेंक रहा होता है, फाइल इधर से उधर करने में जो है कई दिन लगते हैं और ठीक ठाक पैसे भी लगते हैं, कभी पहिए लगाने पड़ते हैं। और उसका हल किसी ज़माने में लोगों ने कहा था कि जी आप डिजिटाइज कर दें, इसको आप आसान कर दें, सोसाइटी भी बेनिफिट करेगी, गवर्नमेंट एफिशिएंट हो जाएगी, लेकिन वो ज़्यादातर बातें रहीं, उस्तादी ना हुई ना। थोड़ा बहुत काम हुआ है। किसी ने कहा कि जैसे सिंध गवर्नमेंट में जो रजिस्ट्रेशन है अभी गाड़ियों की ना, वो हो गई है उससे क्या बायोमेट्रिक से, तो बहुत सारा उसमें बेहतरी आई है। तो छोटी छोटी मिसालें हैं, लेकिन ओवरऑल हमने कोई स्टेप नहीं लिया इस तरफ। तो अब ये जो कानून है, जो ख्वाब है, वो ये है कि अगर हम एक डिजिटल पाकिस्तान बन जाएं तो बहुत आसानी होगी। इसमें कानून में उन्होंने कहा है कि जी 2 नई अथॉरिटीज़ बनेंगी, जैसा कि हमेशा होता है। एक होगी नेशनल डिजिटल कमीशन होगा और दूसरी होगी पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके हमारा जो सारा डेटा है, चाहे हेल्थ हो, FBR हो, टैक्सेस हो, सब कुछ हो, वो एक डिजिटल आइडेंटिटी होगी और उसके तहत जो है आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो पेपर पे तो आइडियाज़ बड़े अच्छे लगते हैं हमारे यहाँ, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के कि हमारे यहाँ सर्वेलेंस वैसे ही इतनी हो रही है, यहाँ पर हमारे यहाँ डेटा सिक्योरिटी का बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने माजी में ही देखा है, हाल में भी देखा है शायद, कि कभी नाज़ा का डेटाबेस भी हैक हुआ है। और मैं आपको बाकायदा कुछ वेबसाइट्स भी दिखाना नहीं चाह रहा, लेकिन उसमें आप किसी का शनाख्ती कार्ड नंबर डालें तो उसकी सारी डिटेल वैसे ही आ जाती है। बिल्कुल। तो अब ये कहाँ से उनके पास है एंड हाउ डेंजरस दैट इज़ कि किसी का पता निकाल लो इस तरह। तो ये सारे कंसर्न्स हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि हम थोड़ा सा पहले समझ लें कि ये जो लॉ है ये क्यों आ रहा है, इससे वाकई हमें डरना चाहिए या इसमें कोई अच्छी बातें भी हैं। ये समझाने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सुहेल मुनीर, डिजिटलाइजेशन के एक्सपर्ट हैं और हाईली क्वालिफाइड हैं। यूएई में आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल आपने नज़र रखते हैं कि बाकी ममालिक में क्या हो रहा है, हम उनसे क्या सीख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका खुशामदीद। आपने चूँकि थोड़ा सा क्लोजली इसको देखा है और आपका ये एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, तो हमारे सिनिसिज्म को फ़िलहाल हम थोड़ा साइड पे रखते हैं। थोड़ा सा हमें बताएं कि ये विजन है क्या और क्यों पाकिस्तान को ये करना ज़रूरी है। Thank you, sir. Assalamu alaikum, everyone. Sir, सबसे पहले little bit background about myself. मैं 7-8 साल दुबई गवर्नमेंट में था और दुबई गवर्नमेंट का एक पेपरलेस इनिशिएटिव था जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में लॉन्च किया था कि दुबई गवर्नमेंट को कम्प्लीटली पेपरलेस किया। तमाम सर्विसेज दुबई गवर्नमेंट की डिजिटल थी और उसका एक इम्पैक्ट है जो हम मजाकन भी कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ पेपर दैट हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम
द गवर्नमेंट इकोसिस्टम, अगर हम उसको एक दूसरे के ऊपर स्टैक करें तो 6 बुर्ज खलीफा बनते हैं। तो दूसरा मेरा स्टेंट था सऊदी गवर्नमेंट के साथ, और जैसे अभी आपने कहा यूएन ई गवर्नमेंट इंडेक्स, तो सऊदी हैज डन मार्वलस ट्रेमेंडस प्रोग्रेस। सऊदी 2 साल पहले यूएन ये अपना ई गवर्नमेंट इंडेक्स हर 2 साल बाद पब्लिश करता है। 2022 में सऊदीया 36वें नंबर पे था, इस साल 6ठे नंबर पे आया है। दुबई यूएई 12वें नंबर पे है, और जरार साहब इतना भी बुरा नहीं है पाकिस्तान, 150वें नंबर पे 2022 में था, इस साल 136वें नंबर पे, तो थोड़ी सी प्रोग्रेस जरूर हुई है। थोड़ा सा क्रेडिट दे दे तो अच्छा सर, अब बात क्या है, देखें, आप चाहे ना चाहें आप एक डिजिटल वर्ल्ड में आ चुके हैं, ठीक है। जरार साहब और मैं, आप लोग इस उम्र के हैं कि हम 2-2 घंटे बिल जमा कराने के लिए लाइन में खड़े होते थे, राइट? आज आप वो नहीं करते, आज आप अपने मोबाइल के जरिए बिल पे कर देते। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग अराउंड यू, मगर वो उसको कोई गवर्न नहीं कर पा रहा। आपने अभी नादरा की डेटाबेस की बात की, बात ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर हमारी जुरिस्डिक्शन में डेटा शेयरिंग और डेटा गवर्नेंस या डेटा क्लासिफिकेशन का कोई कानून एग्जिस्ट करता था? नहीं करता था तो किसी ने कोई कानून तोड़ा भी नहीं। अगर वो एक वेबसाइट के ऊपर डेटा शेयर हो रहा है तो किसी ने कोई कानून नहीं तोड़ा, क्योंकि डेटा गवर्नेंस हो नहीं रही थी। डेटा गवर्नेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो अब मैं शुरू इस बात से करता हूं कि मकसद क्या है। डिजिटल नेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके 3 हिस्से हैं, डिजिटल सोसाइटी, डिजिटल इकोनॉमी एंड डिजिटल गवर्नेंस। सोसाइटी क्या है? मैं और आप एक डिजिटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। मेरा जो किसान है, आपको पता है कि दुनिया में देखा गया कि जब हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को डिजिटाइज किया तो 20 to 40% यील्ड की इंप्रूवमेंट सारी दुनिया में देखी गई है। अगर मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं एग्री सेक्टर का, तो एक तो है कि क्या मेरे किसान के पास अवेलेबिलिटी है, बट दूसरा ये कि क्या वो उसे अवेल कर सकते हैं डिजिटल सर्विस को। तो इस चीज को इंश्योर करना ये डिजिटल सोसाइटी के एलिमेंट के अंदर आएगा। उसे डिजिटल सेफ्टी देना, उसको अवेयरनेस होना। जैसे आपने देखा होगा आजकल स्टेट बैंक और रास्त के ऊपर आपको रोजाना एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स आती हैं कि जी किसी को ओटीपी नहीं देना। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये है डिजिटल सोसाइटी। द अदर पार्ट इज डिजिटल इकोनॉमी। आप कैसे अपनी इकोनॉमी को डिजिटाइज करेंगे, उसको कैसे इनेबल करेंगे। और कुछ जो डिजिटल नेटिव बिजनेस है, नेटफ्लिक्स है, ठीक है, डिजिटल नेटिव है, राइट? वो फिजिकल, उस बिजनेस को कैसे आप इनेबल करोगे। दूसरा, हमने ये देखा है कि जनाब पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है कि जब आप एसएमई सेक्टर को इनेबल करते हैं, डिजिटाइज करते हैं, तो एसएमई सेक्टर हैज 35 to 40% इंप्रूवमेंट इन यील्ड इन इट्स प्रोडक्टिविटी। तो हमने कैसे डिजिटल इकोनॉमी को इनेबल करना है और उसके लिए क्या कवानीन लाने। तीसरा हिस्सा है डिजिटल गवर्नेंस, और डिजिटल गवर्नमेंट इज वन पार्ट ऑफ डिजिटल गवर्नेंस। हमारा रूल्स ऑफ डूइंग बिजनेस 1973 का इस वक्त है, वो फीते वाली फाइल्स चल रही हैं, राइट? ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना इसके लिए है। अच्छा, अब बात क्या है कि एक आईटी मिनिस्ट्री, क्या एक आईटी मिनिस्ट्री जाके पूरी गवर्नमेंट को डिजिटल ट्रांसफॉर्म कर सकती है? नहीं। आप डॉन न्यूज में हैं, आपका एक आईटी डिपार्टमेंट है, ठीक है। आईटी डिपार्टमेंट का क्या काम है कि मेक श्योर करना कि आपकी आईटी सिस्टम्स, आपका नेटवर्क फंक्शन कर रहा हो। बट डॉन.com और डॉन की जो पूरी एक डिजिटल जर्नी है, वो आपके आईटी डिपार्टमेंट का काम तो नहीं है। नहीं, वो तो आपकी मेन मैनेजमेंट का, मेन ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंक्शन है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट समथिंग जो आपका आईटी डिपार्टमेंट करता है, ये तो आपका आपकी एग्जिस्टेंस इसके ऊपर हो रही है जैसे जैसे दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। तो एक मुल्क के केस में भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट हैपन बाय आईटी मिनिस्ट्री, ये अक्रॉस द गवर्नमेंट, अक्रॉस द बोर्ड होना है। तो जो ई गवर्नमेंट इंडेक्स की हमने बात की, दुनिया के टॉप 15 ममालिक जो हैं, उनमें से टॉप 12 के केस में एक सुप्रा मिनिस्टेरियल बॉडी है जो डायरेक्टली जुरिस्डिक्शन के चीफ एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करती है, जो डिजिटल को लीड करेगी। सऊदी अरब के केस में डायरेक्टली हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान को रिपोर्ट करती है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बॉडी। एंड इट इज सो इंपॉर्टेंट
फॉर दीज कंट्रीज, क्योंकि इन्होंने फोकस किया है और उसकी वजह से सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी है। तो पाकिस्तान के केस में भी दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस डिजिटल एजेंडा को लीड करे एक सुप्रा मिनिस्टेरियल बॉडी जिसे डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर चेयर करे, और प्राइम मिनिस्टर को उसे प्रायोरिटी देनी है। इफ प्राइम मिनिस्टर इज सीरियस अबाउट the progress of the country, तो आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। डिजिटल इज द ओनली वे फॉरवर्ड। You cannot miss this. ये बात सही है कि जैसे आप इमारात की मिसाल दे रहे हैं, सऊदी अरब की, कि जब ये लोग डिजिटाइजेशन कर लिया तो इन्होंने बिलियंस की सेविंग भी की है। सर, दुबई गवर्नमेंट में, क्योंकि मैं खुद रहा, फॉर एवरी दरहम स्पेंट the saving to government was 6.8 dirhams, number one. Secondly, Oxford Economics की रिपोर्ट है, for every dollar invested in digital, the impact of GDP, the direct impact to GDP is $20 across the world. So yes, Dubai government had done billions of dirhams of saving. Just ये जो मैं पेपर ही की बात कर रहा हूँ, I think 35 million paper which comes to about 40,000 trees. और मेरे ख्याल दुबई में अगर मैं और जरार साहब जाके गिनेंगे तो 40,000 दरख्त शायद दुबई में नहीं है। इतनी ट्रीज तो सेव होती हैं हर साल by eliminating this much paper. Now, having said that, आप एक चीज ये है कि दूसरा, पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद जितने सेक्टर्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये बन गए प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो अगर मैं एक फेडरल एजेंडा को लेके चलूंगा तो मैं कैसे प्रोविंस को डिक्टेट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। हेंस दिस कमीशन वाज प्रपोज्ड कि एक सुप्रा मिनिस्टेरियल बॉडी बने, नेशनल डिजिटल कमीशन, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर और सारे वुज़राए आला हों, ताकि जब वो नेशनल डिजिटल मास्टर प्लान को मैंडेट दें तो प्रोविंसेस भी उसके साथ, और यानी कि उसमें अलाइंड हो, प्रोविंसेस भी उसको सपोर्ट करें। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट यहां पे इंट्रोड्यूस हुआ, एक नेशनल डिजिटल मास्टर प्लान का। जिस तरह आपका एक मास्टर प्लान मुल्क के लिए बनता है, तो डिजिटल के लिए एक मास्टर प्लान क्रिएट, विच इज अ वेरी नोबल कॉन्सेप्ट। बहुत कम जगहों पे कॉन्सेप्ट लेके चला है कि हम तमाम सेक्टर्स की डिजिटाइजेशन के लिए एक नेशनल डिजिटल मास्टर प्लान बनाएंगे, जिसको मैंडेट देगा ये नेशनल डिजिटल कमीशन, जिसमें वजीर आजम, सारे वुज़राए आला और जो आपके प्राइमरी डेटा कस्टोडियंस हैं, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन SECP, चेयरमैन नादरा, चेयरमैन FBR, ये इसमें बैठे होंगे। ये मास्टर प्लान को अप्रूव करेंगे। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक एग्जीक्यूशन बॉडी बनाई जा रही है, जो कि पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी है, जो इस मास्टर प्लान को इंप्लीमेंट भी करेगी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपको कोई इनेबलिंग टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स चाहिए, जिसे कहा जाता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, या इंडिया के केस में इंडिया उसे इंडिया स्टैक कहता है, तो आप पाकिस्तान स्टैक भी कह सकते हैं। अगर गूगल करें कि इंडिया स्टैक का इंपैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे कितना रहा है पिछले सालों में, पिछले साल नंदन नीलकानी जो कि इन्फोसिस के चेयरपर्सन है और जो इंडिया स्टैक के पहले चेयरपर्सन थे, उनकी एक स्टेटमेंट है एक्चुअली अर्ली दिस ईयर की, कि द इंपैक्ट ऑफ इंडिया स्टैक on the private sector ecosystem in India has crossed $100 billion per annum. So that's Nandan Nilekani. There's a significant impact to this. Now, डॉक्टर साहब सॉरी, जो जिस तरह आप इसको बयान कर रहे हैं उससे चलें, ये तो बहुत ही कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट है कि हमें कोई ऑप्शन नहीं, हमें ये करना था, हम करने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इसका फ़ायदा भी हम देख रहे हैं कि जिन मुल्कों ने किया वहाँ पे सेविंग्स भी हो रही हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे मुल्क के जो पिक्यूलियर हमेशा हालात होते हैं, और ख़ास करके इंटरनेट और डिजिटाइजेशन के हवाले से हमारे मुल्क में एक नया कानून तजवीज़ हुआ है डिजिटल नेशन के नाम से, लेकिन मुल्क में जो डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारे यहाँ डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, सर्वेलेंस है, इंटरनेट वैसे ही सुस्त है, VPN बैन है। कैसे चलेगा ये काम? हमारे साथ हैं डॉक्टर सुहेल मुनीर साहब। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये जो विज़न आपने पेंट किया ये तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी तो काफ़ी जायज़ है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मैं इसी को एड्रेस करता हूं। मैंने जैसे पहले कहा कि एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, जिसके 3 हिस्से हैं। एक है डिजिटल आइडेंटिटी। जब आप मुझसे मिलते हैं तो मेरी शनाख्त नादरा के ID कार्ड के ऊपर होती है, बट जब आप मुझसे, मैं डिजिटल आपसे ट्रांजैक्शन करता हूं तो आप कैसे जानते हैं कि मैं सोहेल हूं? उसका कोई तरीका नहीं है। उसके लिए डिजिटल ID एक कॉन्सेप्ट है, जो कि नादरा के शनाख्ती कार्ड से लिंक्ड मेरी एक डिजिटल ID क्रिएट होती है, जिसको मैं तमाम डिजिटल ट्रांजैक्शन यूज कर सकूं। नंबर 1। दूसरा उसमें यह है कि डेटा एक्सचेंज बिटवीन एंटिटीज, नादरा का डेटा है, FBR का डेटा है, कैसे डेटा नादरा के पास रहे, FBR के पास रहे, बट टू गिव मी सर्विसेज गवर्नमेंट सिक्योरली
उस डेटा को आपस में एक्सचेंज कर सके, और जहां प्राइवेट सेक्टर ने कोई सर्विस देनी है, यूटिलिटी ने, इलेक्ट्रिक कंपनी में सर्विस देनी है, तो कैसे उनसे सिक्योरली डेटा शेयर किए जा सके। दैट इज द सेकंड कंपोनेंट। द थर्ड कंपोनेंट जो स्टेट बैंक ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुका है रास्त के नाम से, रियल टाइम पेमेंट्स, मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में, मेरे फोन से आपके अकाउंट में रियल टाइम में पेमेंट ट्रांसफर हो जाए। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसका है वो है कॉन्सेंट। देखिए, मेरा डेटा मेरी मिल्कियत है, गवर्नमेंट किसी से मेरा डेटा मेरी परमिशन के बगैर शेयर नहीं कर सकती। तो ये कॉन्सेंट लेयर है, ये बेसिकली प्रोवाइड करता है कि जब मैं एक बैंक को मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, बैंक ने नादरा से मेरा डेटा मांगा, मेरे पास मोबाइल पे या किसी तरीके से एक वो आया मैसेज नोटिफिकेशन, मैंने अप्रूव किया तो मेरा डेटा शेयर हुआ। ये 4 चीजें हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और 23 सितंबर 2024 को यूएन में एक साइन हुआ कॉम्पैक्ट, जिसे कहा जाता है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। 193 मुल्कों ने यूएन के उस पर साइन किया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जिसमें कमिटमेंट की इन कंट्रीज ने कि हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, डीपीआई फॉर पब्लिक गुड के ऊपर हम काम करेंगे। और एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक फंडेड शुरू हो चुका है, जिसका नाम है डीप, डिजिटल इकोनॉमी एनहांसमेंट प्रोजेक्ट, जो कि ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेगा और उसको रेगुलेट और गवर्न करने के लिए ये नेशनल पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी होगी। जो आप डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, डेटा प्रोटेक्शन इज अ फंडामेंटल राइट, सारी दुनिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। यूरोप में जीडीपीआर के नाम से एक लॉ है, पाकिस्तान में एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का लॉ पिछले 1.5 साल से उसके ऊपर काम हो रहा है। ये लॉ वो नहीं है, अलबत्ता उस लॉ के ऊपर पब्लिक कंसल्टेशन 1.5-2 साल से हो रही है, और वो लॉ इंशाल्लाह अगले चंद महीनों में वो लॉ भी पास होगा, विच विल गिव द डेटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एज अ फंडामेंटल राइट। वो उस लॉ उस चीज को इंश्योर करेगा। तो ये बेसिकली लेजिस्लेटिव पे काम हो रहा है सिलसिले में। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ देखें, थ्योरी और प्रैक्टिस में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। और हमारे यहाँ आपको पता है कि एक छोटा सा कोई मामूली अफसर भी जो है ना, किसी की जाती मालूमात चाहे, उनकी मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहे, एफबीआर चाहे, मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप मुझे ये कहें कि किसी के निकलवा दो, शायद मैं आपके लिए निकलवा सकता हूं बहुत आसानी से। ये मुल्क है हमारा। इस मुल्क में जब आप बात करते हैं एक सेंट्रलाइज डिजिटल अकाउंट, सारी डिटेल आपकी एक जगह पे होती, तो यहाँ पे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ की ये हालत हो, जहाँ पे कुछ इदारे, कुछ अफसरान समझते हो कि उनके लिए कोई रूल्स नहीं है, वो हर चीज़ से मावरा हैं, वहाँ पे कैसे हम ये इस पे आगे बढ़ेंगे? सर, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बहुत सारे मामलों में तो लॉज अपडेटेड है ही नहीं टू एड्रेस दिस, राइट। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करे कि एक अफसर अगर मेरा निकाल रहा है तो उसकी क्या इंप्लीकेशंस है। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क हैज टू बी देयर, नंबर 1। नंबर 2, टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करे। देखें, मैं बात करता हूं, आप अगर सरकार में देखते हैं, फौज में, पुलिस वगैरह में भी, तो पुराने जमाने में आपको पता है, जब टाइपराइटर के साथ कार्बन पेपर होता था, तो उस कार्बन पेपर की भी अकाउंटिंग होती थी कि कितना उसे कैसे हैंडल करना है। जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुई, यूएसबीज आ गई, ठीक है, क्या उसकी अकाउंटिंग होती है? तो बेसिकली देखें, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क आल्सो हैज टू बी अपडेटेड, लॉज हैव टू बी अपडेटेड, रूल्स हैव टू बी अपडेटेड। जब ये इस तरह का सिस्टम इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो एटलीस्ट ये तो मुमकिन है कि एक अफसर ने अगर मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है, तो दैट विल बी लॉग्ड एंड रजिस्टर्ड, नॉन रिप्यूटेबल, कि वो चेंज नहीं हो सकता। कम से कम ये एग्जिस्ट करेगा कि ये इंफॉर्मेशन इसके लिए निकाली गई। और अगर एक प्रोसेस एग्जिस्ट करता है कि ये इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है, कैसे शेयर होनी है, तो इट विल बी इजी टू एक्चुअली सी कि कोई वायलेशन हुई है। आज तो वो आप देख भी नहीं सकते हो कि ये वायलेशन हुई है। हमें तो पता ही नहीं लगता क्या से क्या चीजें लीक हो जाती हैं, मंजर आम पे आ जाती हैं। तो एक चीज कह सकता हूं कि डीपीआई के केस में अगर मेरी इंफॉर्मेशन निकाली गई, तो एटलीस्ट मुझे नोटिफिकेशन आएगी कि जो कि सिस्टम ने देनी, जिसको कोई लोग भी नहीं सकता। सर, मेरी ओवरराइड भी हो सकता है ना। हमारे यहाँ देखें, इलेक्शन ओवरराइड हो जाता है इसलिए मुझे ये हमारा सिस्टम इज नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, ओवरराइड हो सकता है। इफ अ सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, वो नहीं हो सकता। और यह मकसद भी ये है कि प्रॉपर गवर्नेंस लेके आई जाए इस डिजिटल पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फिर तो ना ही समझे ना फिर डॉक्टर साहब। मतलब आसान अल्फाज में अगर मैं सम अप करूं तो यूं है कि करना जरूरी है, लेकिन किस तरह किया जाए इस पर सवालिया निशान।
ऐसा ही है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक आपका बात बहुत और है बहुत सर, शुक्रिया, कि आपने हमें लॉ के ज्वाइन ऊपर किया। पिछले एक साल से जी डॉक्टर इस साहब। लॉ के ऊपर पिछले एक साल से डिलिब्रेशन हो रही थी, ऐसा नहीं है कि अचानक आ गया। पिछले एक साल से इसके ऊपर काम हो रहा था, सारे स्टेक होल्डर से एंगेजमेंट हुई थी। सर सारों के साथ नहीं हुई, सॉरी टू से। हमारी जिन डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट से बात हुई है वो कह रहे हैं हमें तो कुछ पता नहीं है, कभी भी उनको एतमाद में नहीं लिया जाता। देखें आप, आई एम श्योर कि शायद आपके साथ हुई हो कंसल्टेशन, लेकिन जिस तरह होना चाहिए ना एक आइडियल यूटोपियन डेमोक्रेटिक कंट्री में कि आप पब्लिकली रखें, लोगों का इनपुट लें, हमारे अनफॉर्चुनेटली वो प्रैक्टिस ही नहीं है। तो आई थिंक वी विल हैव टू डिसएग्री ऑन दैट। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया और हमें भी एजुकेट किया इस बारे में। असल में ये जो स्पिरिट है ना, ये इस खौफ की वजह से कि जब हुकूमत वाकई कोई अच्छा काम करने के बारे में कहती है ना कि ये अच्छा काम है, हाँ। तो वहाँ हम डर लगता है, थोड़ा डर लगता है कि यार ये कितनी मरतबा डसे हुए हैं। कैसे मुमकिन है। थप्पड़ से डर नहीं लगता। हाँ अच्छा, क्या था वो जुमला? उमर अयूब ने कहा था यार सीधा सीधा नॉर्थ कोरिया वाला जो सिस्टम है वो लागू कर दो, बड़ा अच्छा सिस्टम है। उन्होंने कहा है जिस तरह आला तालीम हर एक का हक नहीं है, उसी तरह फालतू की मालूमात भी हर एक का हक नहीं है। ठीक है, तो जो आवाम है उनको इंटरनेट की सहूलत दे दी गई है कि वो आपस में बात करें। एक सर्वर है जो कि हुकूमत का है, उसके थ्रू जो है कॉल्स भी जा रही हैं, उसके थ्रू डेटा भी जा रहा है। लेकिन जो इंटरनेट है वो सिर्फ 10,000 लोगों के लिए है 2.25 करोड़ की आबादी में। वो 10,000 कौन है? हुक्मरान पार्टी के लोग हैं, उनके दोस्त हैं, डिप्लोमेट्स हैं, फॉरेन कॉरस्पॉन्डेंट। अगर कोई आ जाता है उसको आर्जी तौर पे सहूलत दे दी जाती है। बाहर अगर कोई नॉर्थ कोरियन वफ्द जा रहा है तो उसका जो है उसे एक चिप लगाना पड़ता है ताकि वहाँ वो शरपसंदों से महफूज रहे और हुकूमत उसकी हिफाजत कर सके बैठे बैठे। सर्वर हमारे यहाँ भी है, सिर्फ वो कैप्टन है। तो वो 10,000 लोग जो हैं उनके लिए काफी है, वहाँ काम चल रहा ये है। आपने जो आइडिया फ्लोट कर दिया ना शिमाली कोरिया वाला, देखिए अब वो असेंबली में भी वही गूंज उसकी आ रही है। नहीं अब उसी से हाँ, वो आपने किया ना, पहले इतवार को आपने लिखा, उमर अयूब कॉलम ने में। किया। हाँ। हाँ, तो चलें हम हमारे जो डिजिटल रोने हैं उस पर हम रोते रहेंगे आगे भी।